सोचिए एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी जो सिर्फ मसाले और कपड़े बेचने आई थी इंडिया में, फिर वही कंपनी कुछ ही डेकेड्स में इतनी पावरफुल बन गई कि पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने लगी। लेकिन सवाल ये था कि क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को इतनी पावर बिना किसी कंट्रोल के दे सकती है? और इसी कंट्रोल को एस्टैब्लिश करने के लिए आए कई लॉज, और उनमें से एक था चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत 1600 में एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में हुई थी, लेकिन बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद कंपनी की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और अब कंपनी सिर्फ ट्रेड नहीं कर रही थी, बल्कि रेवेन्यू कलेक्ट कर रही थी, लॉस बना रही थी और इंडियन टेरिटरीज को गवर्न भी कर रही थी। लेकिन कंपनी के ऑफिशियल्स पर करप्शन और मिसयूज ऑफ पावर के एलिगेशंस लगने लगे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पावर एक प्राइवेट कंपनी के पास नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करना शुरू किया। फिर सबसे पहले आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जिसके थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल बढ़ाया। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 आया, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल और स्ट्रॉन्ग हो गया। अब हर 20 साल बाद कंपनी का चार्टर रिन्यू होता था। इसी रिन्यूअल के टाइम पर चार्टर एक्ट ऑफ 1793 पास किया गया, और ये जो चार्टर्स होते थे वो एक तरीके के लाइसेंस होते थे ट्रेडिंग के, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट देती थी ईस्ट इंडिया कंपनी को टू ट्रेड इन इंडिया। नाउ चार्टर एक्ट ऑफ 1793 का मेन पर्पस था ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को कंटिन्यू करना और ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल मेंटेन रखना। इस एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर 20 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। मतलब कंपनी को इंडिया में ट्रेड करने और टेरिटरीज को गवर्न करने का राइट कंटिन्यू मिल गया। वहीं इस एक्ट ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की अथॉरिटी को और स्ट्रॉन्ग किया। बंगाल का गवर्नर जनरल अभी मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज पर सुपीरियर अथॉरिटी रखता था, और इससे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहा। सेंट्रलाइजेशन का सिंपल मतलब होता है पावर और डिसीजन मेकिंग को एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास कॉन्सेंट्रेट करना। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस का मतलब था कि अलग अलग प्रेसिडेंसीज जैसे बंगाल, मद्रास, बॉम्बे की इंडिपेंडेंट पावर्स को कम करके ज़्यादा अथॉरिटी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आने लगी। पहले बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज अपने अपने डिसीजन ज़्यादा इंडिपेंडेंटली लेते थे, लेकिन बाद में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ज़्यादा अथॉरिटी मिलने लगी और इम्पोर्टेंट पॉलिसीज और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस एक सेंट्रल पॉइंट से कंट्रोल होने लगी। देन चार्टर एक्ट ऑफ 1793 ने डुअल कंट्रोल सिस्टम को कंटिन्यू रखा, और इस सिस्टम में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करती थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी के पॉलिटिकल मैटर्स को सुपरवाइज करता था। यानी कंपनी रूल करती थी, लेकिन फाइनल कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास था। वहीं इस एक्ट का एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन था दैट कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सैलरीज इंडियन रेवेन्यू से पे किए जाएंगे। मतलब इंडिया से कलेक्ट किया गया पैसा, इंडिया से कलेक्ट किया गया रेवेन्यू ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चों को भी सपोर्ट करता था। अगर हम देखें तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज नहीं लाया, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस ये थी कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को कंटिन्यू किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल और स्ट्रॉन्ग बनाया, और इंडिया में सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ाया। ये एक्ट एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था उस जर्नी का जहां ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी से ग्रेजुअली एक रूलिंग अथॉरिटी में ट्रांसफॉर्म हो रही थी। तो सिंपल वर्ड्स में समझे तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 एक रिन्यूअल एक्ट था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल और रूल करने का मौका मिला, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट की सुपरविजन के अंडर। ये एक्ट शायद बड़े रिफॉर्म्स नहीं लाया, लेकिन इसने इंडिया में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को और मजबूत करने का काम किया।